हाँ, तो आज से हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, या इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोगों को मानव जनन देख चुके थे, जितनी भी बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आप बेहतर होगा उसको नोट्स बनाकर इसे रिवाइज करते रहें। तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए, ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 है और जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और देखा जाएगा तो क्लास 12 का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो जितना भी चैप्टर क्लास 12 में है, 16 चैप्टर हैं, उसमें से सबसे बड़ा चैप्टर, मतलब सबसे ज़्यादा टॉपिक्स, सबसे अधिक प्रश्न जो है वो इसी चैप्टर में है, वंशागति के आणविक आधार में। सबसे अधिक जो क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में वो इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आज से जो है शुरू करते हैं। सबसे चूँकि बड़ा चैप्टर है ये, तो हो सकता है थोड़ा वीडियोस मतलब अधिक बनेंगे, ठीक है, 10-12 वीडियोस का भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें जो है एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो रिवीजन करने में, ठीक है। और अगर पूरा एकदम जो वीडियो चलेगा उसको देख लिए तो फिर इस चैप्टर में कोई दिक्कत भी इसमें नहीं होने वाला है। और लगभग मान के चलो कि 40 से 50% जो ऑब्जेक्टिव होता है वो केवल इसी चैप्टर से आता है, वंशागति के आणविक आधार से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस चैप्टर के नाम समझिए चैप्टर क्या बोलना चाहता है। देखो, इसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति मतलब क्या होता है? वंशागति का मतलब होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का वंशानुगत होना। लक्षण समझ रहे हैं, कैरेक्टर, गुण, जो गुणों का, लक्षण का वंशागत होना, जाना, क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, लक्षणों का एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाना। तो इसमें नाम है वंशागति का आणविक आधार, कि जो वंशागति होता है, एक पीढ़ी से जो लक्षण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उनका आणविक आधार क्या है? मतलब कौन सा ऐसा अणु है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर जाता है। एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर कौन जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। कौन सा ऐसा अणु, समझ रहे हैं, आणविक मतलब क्या हुआ? अणु का बात हो रहा है कि कौन सा ऐसा अणु है जो एक पीढ़ी से लक्षण को अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। देखो, आज हम लोग को पता है कि वो अणु डीएनए है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही मालूम नहीं चल गया। उसके पीछे बहुत सारा प्रयोग हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो उस पर खोज किए और उन्होंने ये पता लगाया कि आखिर कौन सा ऐसा अणु है। चूँकि देखो, कोशिका के अंदर प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसमें से ये पता लगाना था कि आखिर कौन सा ऐसा अणु है जिसमें कि वंशागति की जो सारी सूचनाएं हैं वो जमा हैं और जो कि एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में लक्षणों को लेकर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग वहीं पढ़ने वाले हैं कि कैसे मालूम चला कि डीएनए ही आणविक आधार है, डीएनए ही वो अणु है जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में लक्षण को लेकर जा रहा है। उसके बाद हम लोग डीएनए का पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे कि डीएनए दिखता कैसा है, डीएनए का संरचना कैसा होता है, डीएनए डबल कैसे होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से मतलब कैसे वो लक्षण प्रोटीन में आता है, वो सब समझिए कहानी चलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक में एक कहानी रहेगा। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं और पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखकर इसका नोट्स बनाते चलना। सबसे पहले इसमें हम लोग समझ गए चैप्टर का नाम क्या है, वंशागति का आणविक आधार, कि जो वंशागति होता है, एक पीढ़ी से लक्षण जो अगले पीढ़ी में जाते हैं, उनका आणविक आधार क्या है, उसके बारे में हम खोज करेंगे और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो शुरुआती चीज़ें न्यूक्लिक अम्ल के बाद में हम लोग जान लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे डीएनए से शुरू करेंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये मालूम कैसे चला, तो वो खोज करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एक न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पहले यहीं। तो पहले हम न्यूक्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग डीएनए से बात को शुरू करेंगे। तो देखो, टॉपिक लिखो न्यूक्लिक अम्ल। टॉपिक क्या लिखोगे? न्यूक्लिक अम्ल। देखो, इस चैप्टर में शुरुआत होगा जब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही आणविक आधार है, इसका खोज कैसे होगा। जब हम लोग वो पढ़ना शुरू करेंगे तभी चैप्टर शुरू होगा। लेकिन अब चूंकि जो डीएनए है वो एक न्यूक्लिक अम्ल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि न्यूक्लिक अम्ल आखिर होता क्या है। तो ठीक है, डालो हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग इस चैप्टर का न्यूक्लिक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। देखो, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, तो इसकी जो खोज है, ये एक वैज्ञानिक थे, या उनको जैव विज्ञानविद बोल दो, बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम था फ्रेडरिक मेसर। फ्रेडरिक मेसर ने कोशिका के अंदर से, कोशिका जो होता है सेल के अंदर से, न्यूक्लियस से, केंद्रक से डीएनए को अलग किया, डीएनए को निकाला।
चूँकि उन्होंने डीएनए को न्यूक्लियस से निकाला इसलिए उसका नाम दे दिया न्यूक्लिक। और उन्होंने देखा कि डीएनए जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, मतलब डीएनए अम्लीय प्रकृति का होता है, समझ रहे, 3 प्रकृति हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो उसमें से डीएनए जो था वो अम्लीय प्रकृति का था, उन्होंने ऐसा महसूस किया प्रयोग के द्वारा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल पूछा जाएगा कि ये नाम कौन दिया, तो फ्रेडरिक मेसर ने दिया। किसके लिए दिया, डीएनए के लिए दिया, लेकिन बाद में आरएनए को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो इतना पता होना चाहिए, 12th क्लास के विद्यार्थी हो। डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो इसका ऐसा नाम क्यों है, इसमें डीऑक्सीराइबोज क्या है वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। तो खैर डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसका खोज कौन किया था, ये नाम कौन दिया था, फ्रेडरिक मेसर ने। ठीक है, फ्रेडरिक मेसर ने ये नाम दिया था। अब देखो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल ये बना होता है, देखो जब हम न्यूक्लिक अम्ल बोल रहे हैं तो उसमें डीएनए भी आ रहा है और आरएनए भी आ रहा है, मतलब न्यूक्लिक का मतलब दोनों चीज़ें, डीएनए भी और आरएनए भी। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों के दोनों बने हुए हैं किससे, न्यूक्लियोटाइड से, है ना। और हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इसका एकलक है, मोनोमर भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, या फिर बोल सकते हैं इकाई है। ठीक है, तो मान लो ये रूम है, इस रूम में बैठे हुए होंगे, उस रूम में वो रूम बना हुआ है किस चीज़ का, ईंट का। ईंट के ही बार बार सजने से पूरा पूरा वो रूम बना हुआ है, उसमें से ईंट को क्या बोलेंगे, इकाई। तो वही इकाई है जो पूरा पूरा रूम बनाया हुआ है, तो उसको एकलक भी बोलते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एकलक और बहुलक। एक चैप्टर है लास्ट में केमिस्ट्री में बहुलक, उसमें पढ़ने को मिलेगा। जैसे मान लो पॉलीथीन, नाम सुने पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन जो है वो एथीन, एथीन समझते हैं, एल्केन एल्किन में एथीन C2H2 फार्मूला होता है। तो एथीन जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो पॉलीथीन बनता है। तो यहाँ पर एथीन को क्या बोलेंगे, एकलक, और जो पॉलीथीन बना उसको क्या बोलेंगे, बहुलक। मतलब जो इकाई होता है जिसके बार बार जुड़ने से पूरा का पूरा संरचना बनता है, तो वो जो इकाई है उसको एकलक बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, और उसके मिलने से जो पूरा बना हुआ है उसको बहुलक बोलते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का एकलक या इकाई कौन है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये फिर बना होता है 3 चीज़ों से। ये न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है कितने चीज़ों से, 3 चीज़ों से। देखो अभी तक क्या क्या पढ़े, चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है डीएनए और आरएनए के बारे में। लेकिन डीएनए आरएनए जिस चीज़ से बना होता है अभी हम लोग को पता नहीं है कि आणविक आधार क्या है, डीएनए ही कैसे लेकर जाता है, लक्षणों, ये सब कुछ नहीं पता है। हम लोग केवल अभी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी निश्चित रूप से, जैसे इस साल तो सीधे केमिस्ट्री में पूछे थे क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, 5 नंबर में। खैर पढ़ना है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, जैव अणु में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, केमिस्ट्री में भी पूछता है और बायोलॉजी में भी पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से खूब आता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल को किसने निकाला था, फ्रेडरिक मेसर ने। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कौन कौन, डीएनए और आरएनए। इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल क्यों है, क्योंकि ये न्यूक्लियस निकला था इसलिए न्यूक्लिक बोला गया, और अम्लीय प्रकृति का था इसलिए अम्ल बोला गया। इसकी इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, अभी जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना होता है 3 चीज़ों से। 3 चीज़ कौन कौन होता है, तो एक होता है शर्करा, शर्करा मतलब शुगर, शर्करा। ठीक है, और ये शर्करा होता है फिर 2 प्रकार का, एक होता है राइबोज शर्करा, शर्करा होता है कितने टाइप का, 2 टाइप का। कौन कौन, एक होता है राइबोज शर्करा और एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। एक हो गया राइबोज शर्करा और एक क्या हुआ, डीऑक्सीराइबोज शर्करा।
ठीक है। अच्छा देखो, ये जो शर्करा होता है इसमें 5 कार्बन होते हैं और इसलिए इसको पेंटोज शर्करा भी बहुत किताब में लिखा होता है, पेंटोज शर्करा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, इसलिए ग्लूकोज को बोलते हैं हेक्सोज शर्करा। और यहाँ पर ये जो शर्करा होते हैं उसके कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, इनको क्या कहा जाता है, पेंटोज शर्करा। और ये शर्करा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। देखो जो राइबोज शर्करा होता है इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है H, यहाँ पर होता है OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। कितने कार्बन है, 5। कहाँ कहाँ देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, जिसको बोलते हैं 1 प्राइम, इसको बोलते हैं नंबरिंग है, नंबरिंग करते हैं इसे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखो बेहतर होगा इसको लिखते चलो साथ साथ, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। आपको ये यहाँ भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में इतना विस्तार से नहीं पढ़ने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लो। HOH, H OH, H CH2OH। ये क्या है, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, अगर देखा जाए दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, दोनों में 5 कार्बन है, दोनों में जो मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन, सब कुछ सेम है। अंतर क्या है, अंतर इतना है कि यहाँ पर देखो 2 प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप है और यहाँ पर देखो अगर तो 2 प्राइम पोजीशन पे H एटम है, H परमाणु है। मतलब यहाँ से क्या किया गया है, ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है। तो जब राइबोज में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं तो वहीं क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज। डी मतलब होता है निकालना, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। तो जब राइबोज में से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। बात समझे। अब देखो ये जो राइबोज है ये पाया जाता है आरएनए में और ये जो डीऑक्सीराइबोज है ये पाया जाता है डीएनए में, ठीक है। और इसीलिए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वहाँ पर राइबोज क्या है, यही राइबोज है, शर्करा है राइबोज। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज में से ऑक्सी डी कर लिया गया है, डी मतलब निकाल लेना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो राइबोज में से ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। और डीऑक्सीराइबोज किसमें पाया जाता है, डीएनए में। राइबोज किसमें पाया जाता है, आरएनए में। तो ये पहला अवयव हुआ किसका, न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा है फॉस्फोरिक अम्ल। दूसरा कौन है, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है, ठीक है, पी ब्लॉक तत्व केमिस्ट्री में, उसमें। तो ये H3PO4 ये दोनों में होता है, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। तीसरा जो अवयव है वो होता है नाइट्रोजनी क्षार। तीसरा कौन होता है, नाइट्रोजनी क्षार, या फिर इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, लिख देते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजिनस बेस। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार है ये फिर 2 प्रकार का होता है। देखो अभी तक क्या क्या समझे, ध्यान से चलो। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है, जो 3 चीज़ों का। 3 चीज़ में क्या क्या है, शर्करा है, फॉस्फोरिक अम्ल है, नाइट्रोजनी क्षार है।
शर्करा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अच्छा, शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। इसलिए क्या कहा जाता है? पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। देखिए ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? हेक्सोज शर्करा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पर 5 कार्बन है। शर्करा 2 टाइप का कौन कौन है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और इसमें अंतर क्या है? तो बस यहाँ पर एक O प्रेजेंट है और यहाँ से एक O निकाल लिया गया है, इसलिए राइबोज से वो डीऑक्सीराइबोज बन गया है। दूसरा कौन है? फॉस्फोरिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है? H3PO4। दोनों में होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। उसके बाद कौन है? नाइट्रोजनी क्षार। अभी जो नाइट्रोजनी क्षार है ये फिर 2 प्रकार का होता है। किस आधार पे? 2 प्रकार का किस आधार पर होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है रिंग के आधार पर। जिस नाइट्रोजनी क्षार में एक रिंग है, रिंग समझ रहे हैं? मान लो ये रिंग हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ रिंग होता है इसमें। अब वो रिंग जरूरत नहीं है पढ़ने का कि कौन सा रिंग कैसा होता है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं है, एग्जाम बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस ये 2 फिगर याद रखो, ये दो फिगर बस ये याद रखो, यहाँ बस नाम याद रखो कि नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एकल रिंग होता है, सिंगल रिंग, और कुछ ऐसे होते हैं इसमें द्वि रिंग होता है, डबल रिंग, ठीक है। मतलब नाइट्रोजनी क्षार या तो हो सकते हैं एकल रिंग वाले या हो सकते हैं द्वि रिंग या बोल दो डबल रिंग, ठीक है, डबल रिंग वाले होता है। एकल रिंग मतलब एक अणु हो, एक ही रिंग का स्ट्रक्चर हो, और एक होता है डबल रिंग। जो एकल रिंग वाला है इसको बोलते हैं पायरीमिडीन। क्या बोलते हैं इसको? पायरीमिडीन। और जो डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो द्वि रिंग वाला संरचना होता है, उसको कहा जाता है प्यूरीन। तो नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कौन कौन? प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन कैसा होता है? एकल रिंग, सॉरी, प्यूरीन कैसे होता है? डबल रिंग। पायरीमिडीन कैसे होता है? एकल रिंग। अब ये जो पायरीमिडीन है ये फिर 3 प्रकार का होता है, बात समझ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड में 3 अवयव, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा 2 प्रकार का, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 दोनों में। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का, कौन कौन? सिंगल रिंग और डबल रिंग। सिंगल रिंग वाले को क्या बोलते हैं? सिंगल रिंग वाले को बोलते हैं पायरीमिडीन। डबल रिंग वाले को क्या बोलते हैं? बोलो, प्यूरीन। पायरीमिडीन जो है ये फिर 3 प्रकार का होता है। पायरीमिडीन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक को बोलते हैं साइटोसिन, एक को क्या कहते हैं? साइटोसिन। एक को कहते हैं थाइमीन, एक को क्या कहते हैं? थाइमीन। एक को कहते हैं यूरासिल। साइटोसिन, थाइमीन और क्या कहते हैं? यूरासिल। साइटोसिन का सिंबल होता है C, थाइमीन का सिंबल होता है T, यूरासिल सिंबल क्या होता है? U। तो पायरीमिडीन कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? साइटोसिन, थाइमीन और कौन हुआ? यूरासिल। वैसे ही जो डबल रिंग वाला प्यूरीन है ये होता है 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं एडिनिन, एक को बोलते हैं गुआनिन। तो प्यूरीन हुआ 2 प्रकार का। कौन कौन? प्यूरीन 2 प्रकार का हुआ। कौन कौन? एक हुआ एडिनिन, एडिनिन का सिंबल क्या होता है? A। और एक हुआ गुआनिन, इसका सिंबल क्या होता है? G। ठीक है, देखो फिर से। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार, डीएनए, आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल बना है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड बना है कितने अवयव का? 3 अवयव का। पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार। पेंटोज शर्करा इसका नाम क्यों है? इसमें 5 कार्बन है। 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज इसमें क्या अंतर है? तो यहाँ पर O है, यहाँ पर बस O नहीं है, बाकी सब सेम है। O को निकाल लिए हैं इसलिए इसको डीऑक्सी लगा दिए हैं। डी मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। राइबोज किस में होता है? आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज किस में होता है? डीएनए
में, इसलिए डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल दोनों में होता है, H3PO4 इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजनी क्षार फिर दो प्रकार का होता है, कुछ सिंगल रिंग होता है और कुछ डबल रिंग होता है। सिंगल रिंग वाले को क्या बोलते हैं? पायरीमिडीन। डबल रिंग वाले को क्या बोलते हैं? प्यूरिन। पायरीमिडीन कितने प्रकार का? याद रखो 3 प्रकार का, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, CTU, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। प्यूरिन 2 प्रकार का, कौन कौन? एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। इसमें से एडेनिन और गुआनिन डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, ठीक है। जो साइटोसिन है ये भी दोनों में होता है, लेकिन जो थाइमिन है ये केवल डीएनए में होता है और जो यूरासिल है ये केवल आरएनए में होता है। ध्यान से देखो, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन दोनों में, थाइमिन केवल डीएनए में, यूरासिल केवल आरएनए में। मतलब यहाँ से ही 2 अंतर मिल गया डीएनए और आरएनए के बीच में। पहला अंतर क्या हुआ कि डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए में होता है राइबोज शर्करा। सेकेंड अंतर क्या हो गया कि डीएनए में क्या होता है? डीएनए में थाइमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है। डीएनए में थाइमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है। आरएनए में यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। मतलब डीएनए में क्या क्या होता है? AGCT। डीएनए में क्या क्या होता है? AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGCT। और आरएनए में क्या क्या होता है? AGCU, ठीक है। याद रखो, डीएनए में AGCT और आरएनए में AGCU। AGCT एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। इसको तुम याद रखो, एग्जाम में आता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीएनए आरएनए में 2 अंतर मिला अभी तक कि डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होता है राइबोज। डीएनए में होता है थाइमिन, आरएनए में होता है यूरासिल। 2-3 और अंतर देख लेते हैं, क्योंकि अंतर आता है डीएनए आरएनए में लिखने को। तो तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए ये एक डबल स्टैंडर्ड संरचना है। मतलब इसमें द्विकुंडलियां पाई जाती हैं, एक द्विकुंडलित संरचना है। देखो डीएनए कुछ ऐसा होता है, द्विकुंडलित। अभी बनाएंगे हम डीएनए, अब हम डिटेल से पढ़ाएंगे, पूरा एक क्लास खाली डीएनए के बारे में होगा। लेकिन अभी समझो कि ये द्विकुंडलित, इसमें कितना कुंडलित दिख रहा है? 2। इसमें डबल हेलिक्स है, जबकि आरएनए जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है। मतलब आरएनए जो होता है उसमें एक ही स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, स्ट्रैंड। इसमें एक ही स्ट्रैंड है और डीएनए में 2 स्ट्रैंड। तीसरा अंतर हुआ ये, लिखिए तो साथ में इसको। पहला अंतर क्या लिखे कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। तीसरा अंतर क्या हुआ? डीएनए में डीएनए जो होता है ये द्विकुंडलित होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा कि बताओ डीएनए आरएनए में से कौन भारी होगा और कौन हल्का होगा? डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो डीएनए का जो आणविक भार है वो उच्च होता है और आरएनए का जो आणविक भार है वो निम्न होता है। तो यहाँ समझ सकते हैं, लिख लो फोर्थ पॉइंट कि इसका आणविक भार उच्च होता है, किसका? डीएनए का, और आरएनए का आणविक भार निम्न होता है। 5वां, डीएनए कहाँ कहाँ होता है? बताओ कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ होता है? सब पढ़ोगे उसको कोशिका चैप्टर में, क्लास 11 में, तो हम याद दिलाते हैं। कहाँ कहाँ होता है? तो क्रोमोजोम, जो गुणसूत्र होता है, जो इंसान में कितना होता है? 46 या 23 जोड़ा, है ना। जो चिंपैंजी है या गोरिल्ला है उसमें कितना होता है? 24 जोड़ा या 48। जो मकई है उसमें कितना होता है? 10 जोड़ा, है ना, 20 कह सकते हैं। जैसे इंसान में 23 जोड़ा 46 होता है। वैसे ही अगर मान लो कि हम बात करें जो पी प्लांट होता है, जो पढ़े थे ना एक चैप्टर में, इसके पहले जो चैप्टर था जेनेटिक्स का, जो मटर का पौधा होता है उसमें कितना होता है? 7 जोड़ा, 14। जो फल मक्खी होती है, बड़ी बड़ी मक्खियाँ जो फल में बैठती हैं, उनमें कितना होता है? 4 जोड़ा। सब लिखवाए हुए थे पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो मतलब डीएनए कहाँ कहाँ होता है? क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम बना होता है किसका? डीएनए का। अभी आगे देखेंगे कैसे डीएनए जुड़ता है, कैसे क्रोमोजोम बनता है, पूरा एक वीडियो खाली उसी के लिए होगा। तो मतलब डीएनए कहाँ कहाँ होता है? तो एक डीएनए होता है क्रोमोजोम में, और कहाँ कहाँ होता है? और होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब डीएनए कहाँ कहाँ होता है? डीएनए होता है गुणसूत्र में, क्रोमोजोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र।
और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया समझते हैं ना, जिसे कोशिका का क्या कहते हैं? बिजली घर। उसी तरह से कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम में जो है खाना बनता है, फिर जो प्रोटीन है वो बनता है। वैसे ही कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कहाँ होता है? लवक में होता है, प्लास्टिड में। लवक, प्लास्टिड। तो गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इन 3 जगहों पर डीएनए पाया जाता है। और आरएनए कहाँ कहाँ होता है? तो आरएनए होता है केंद्रक में, न्यूक्लियस में, और कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, मतलब डीएनए होता है 3 जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। डीएनए होता है 3 जगह, कहाँ? गुणसूत्र, और कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, और कहाँ? लवक। और आरएनए होता है 2 जगह, कहाँ? केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो ये 5 अंतर हुआ डीएनए और आरएनए के बारे में। फिर से देख लो एक बार, नहीं लिखे अगर तो वीडियो को पॉज करके 5 अंतर लिख लो, एग्जाम में आता है। इस बार केमिस्ट्री में पूछा था 5 नंबर में अंतर डीएनए आरएनए में, जो कि पढ़ना है विस्तार से बायोलॉजी में ही। देखो पहला अंतर क्या बोले कि डीएनए में, वीडियो को पॉज करके खुद से लिखते रहो, एक तो लिख दो डीएनए, एक तो लिख दो आरएनए। डीएनए में फर्स्ट पॉइंट कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। आरएनए में फर्स्ट पॉइंट, वीडियो को पॉज कर लो, आरएनए में फर्स्ट पॉइंट इसमें राइबोस शर्करा होता है। ठीक है, डीएनए में सेकेंड पॉइंट इसमें थायमीन पाया जाता है। आरएनए में फर्स्ट पॉइंट इसमें, सॉरी सेकेंड पॉइंट, आरएनए में सेकेंड पॉइंट इसमें यूरासिल पाया जाता है। लिख लिए, डीएनए में थायमीन, आरएनए में यूरासिल। थर्ड पॉइंट लिखो कि डीएनए द्विकुंडलित, ऐसे लिखना, द्विकुंडलित मतलब 2 कुंडलियाँ होती हैं। डीएनए द्विकुंडलित संरचना होता है, द्विकुंडलित। और आरएनए में लिखना यह एकल कुंडलित संरचना है। डीएनए कैसा है? द्विकुंडलित, आरएनए कैसा है? एकल कुंडलित। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो, डीएनए का आणविक भार उच्च होता है। देखो इसमें 2 कुंडलियां हैं तो भारी होगा। इसका आणविक भार उच्च होता है, इसका आणविक भार निम्न होता है। लिख लिए। पांचवा पॉइंट, डीएनए या लिखना यह गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में उपस्थित होता है। ठीक है, और इसमें लिखना यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो इसी में एक और चीज़ इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर ये टॉपिक आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। चारगाफ का नियम। ठीक है, सब लिख लिए, इसमें से देख लो, जो चीज़ छोटा होगा वीडियो पॉज कर लिख लो एक बार। लिख लिए? ठीक है, तो अंतर लिख लिए डीएनए आरएनए में, इम्पोर्टेंट था। तो एक लास्ट चीज़ जो बच रहा है उसको कर लेते हैं। चारगाफ का नियम लिखना टॉपिक, चारगाफ का नियम, चारगाफ्स रूल बोलते हैं इसको, या चारगाफ का नियम। देखो चारगाफ का नियम क्या है? चारगाफ वैज्ञानिक का नाम है, मतलब बोलो बायोलॉजिस्ट का नाम है, जैव विज्ञानविद का नाम है। चारगाफ ने क्या बताया? अब देखो ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि चारगाफ का नियम किसे कहते हैं, लिखिए, नहीं आएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, समझो पहले ये कहता क्या है। चारगाफ का नियम ये कहता है कि जितना % एडेनिन होगा डीएनए में, उतना % थायमीन होगा, और जितना % गुआनिन होगा उतना % साइटोसिन होगा। जितना % एडेनिन उतना % थायमीन, जितना % गुआनिन इतना % साइटोसिन। लिख लेना इस बात को। इस नियम के अनुसार एडेनिन एवं थायमीन बराबर मात्रा में या बराबर प्रतिशत में उपस्थित होते हैं, तथा गुआनिन और साइटोसिन भी इक्वल % में, ठीक है, बराबर प्रतिशत में उपस्थित होते हैं डीएनए में। और देखो ये कभी नहीं आएगा चारगाफ नियम किसे कहते हैं। मेन चीज़ है कि आपको जो है इस पर क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो बोर्ड में हर एक साल क्वेश्चन इसमें से रहता ही है कि रहता है कि मान लो दिया है एडेनिन 30%, और पूछेगा बताइए गुआनिन कितना % होगा, बताओ खुद से। एडेनिन अगर 30% है तो गुआनिन कितना % होगा डीएनए में? देखो एडेनिन 30%, तो थायमीन भी कितना हो गया? 30%। ये दोनों तो इक्वल है, ये 30 तो ये भी 30, तो कितना हो गया? 60%। पूरा मिलाएंगे तो 100% है ना। तो ये 60 हो गया, पता कितना? 40। तो 40 में से 20 ये और 20 ये, मतलब गुआनिन कितना हो गया? 20%। और साइटोसिन भी कितना हो गया? 20%। बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कोई एक दे देगा। अब जितना वो होगा
उतना ही जो उसका पूरक है एडेनिन के सामने थाइमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, और उसको जोड़ेंगे और उसको 100 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि पूरा मिला के 100 होगा ना, समझ रहे हैं। मतलब पूरा जो एथी है, पूरा जो इसमें नाइट्रोजन क्षार है वो तो 100% हुआ ना, तो ये 30 हो गया, कितने बचा 40, तो 20 ये होगा, 20 ये होगा। मान लो कि दे देता एडेनिन दिया है 18%, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में 2 बार। एडेनिन शायद नहीं होता, कोई और, मान लो थाइमिन है, थाइमिन दिया है 18%, और पूछे बताइए साइटोसिन कितना % होगा, बताओ खुद से। थाइमिन अगर 18% है, साइटोसिन कितना % होगा, देखो थाइमिन 18, तो एडेनिन भी कितना हुआ 18, 18 कितना हो गया 36, तो 100 में से 36 गया तो कितना बचा 64, समझे बात। मतलब 64 में से आधा साइटोसिन होगा और आधा गुआनिन होगा, तो 64 में से आधा कितना हो जाएगा 32, तो 32% साइटोसिन और गुआनिन में कितना हो गया 32%, ठीक है। या इस तरह से और भी पूछ देता है ये क्वेश्चन, समझ में आया ना जी क्या बोले। थाइमिन 18, एडेनिन भी 18, अब दोनों 18 कितना हो गया 36, 100 में से 36 गया कितना बचा 64, ठीक है। मतलब सबका योग तो 100% है ना, तो 64 में से आधा गुआनिन आधा साइटोसिन, तो आधा कितना हो जाएगा 32 साइटोसिन और 32 गुआनिन। अच्छी तरह से और क्वेश्चन आ जाता है इसमें से कि परसेंटेज में नहीं देगा, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया, ऐसे दे देता डेसिमल में दे देता है, दशमलव में दे दिया एडेनिन 0.3, बताइए कि साइटोसिन कितना होगा। देखो 0.3 है, मतलब अब सबका योग 1 होगा, दशमलव में अगर रहेगा सबका योग 1 होगा, और अगर परसेंटेज में रहेगा सबका योग 100 होगा, तो 1 होगा तो बस बन गया। एडेनिन 0.3 है तो थाइमिन भी कितना हो जाएगा 0.3 ना, जितना ये होता है उतना ये होता है, और साइटोसिन कितना हो जाएगा 0.6 हो गया, 1 में से 0.6 माइनस करेंगे कितना हो गया 0.4, 0.4 में से आधा साइटोसिन और आधा गुआनिन, तो ये कितना हो गया 0.2, और गुआनिन में कितना हो गया 0.2, समझे बात को। ऐसे बन सकता है। देखो दशमलव में रहेगा सबका योग कितना होगा 1, और अगर परसेंटेज में रहेगा तो सबका योग कितना होगा 100। मान लो दे देता है कि एडेनिन मान लो दे दिया है 0. कुछ भी मान लो 2 दिए जाए, पूछे बताओ गुआनिन कितना होगा, तो एडेनिन 0.2 और थाइमिन भी कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 कितना होगा 0.4, बचा कितना 0.6 में से आधा गुआनिन आधा साइटोसिन, और 0.3 गुआनिन 0.3 साइटोसिन। तो बस यही था चरगाफ का नियम, इसको मेरे ख्याल से नोट करना, समझ में आ जाएगा। फिर 2 क्वेश्चन जो करवाए हैं देखना, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो उसको। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अब इस चैप्टर में शुरू से शुरू करेंगे, मतलब ये तो खैर था ही, ये भी था एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे मालूम चला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है और डीएनए ही एक पीढ़ी से लक्षण को अगले पीढ़ी में लेकर जाता है। तो यहाँ कुछ प्रयोग हैं, एक थे ग्रिफिथ महोदय, उन्होंने प्रयोग किया था, और फिर से हर्षे एवं चेज, उनका प्रयोग देखेंगे जो 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। इसको लिख लो, अगर नहीं लिखे इसमें कुछ तो ये मेन चीज़ लिख लेना, इसको पॉज करके। ठीक है, अगर लिख लिया तो बहुत बढ़िया। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।